साल 1919 जहाँ पे 12 साल की उम्र के बच्चे को अपनी पढ़ाई और खेलने कूदने से फुर्सत नहीं मिलती, वहीं मरवाड़ी परिवार का ये बच्चा अपनी बुआ से नमकीन बनाना सीख रहा होता है। जल्द ये बच्चा नमकीन बनाने में एक्सपर्ट हो जाता है और बीकानेर की गलियों में अपने बनाए हुए नमकीन को 2 पैसों में बेचना शुरू कर देता है। लेकिन ये बच्चा ये बात बिल्कुल नहीं जानता था कि उसके बनाए हुए नमकीन से आज इतने बड़े बिजनेस एम्पायर का फाउंडेशन रखा जाएगा। आज हम इस वीडियो में जानेंगे इंडिया के बिगेस्ट स्नैकिंग ब्रांड हल्दीराम्स की पूरी कहानी के बारे में। तो कहानी की शुरुआत होती है साल 1908। बीकानेर के गरीब परिवार में जन्म होता है गंगा भीमसेन अग्रवाल का, जिसे प्यार से हल्दीराम भी बुलाया जाता था, जिनके फादर परिवार चलाने के लिए बीकानेर में एक छोटा सा भुजिया शॉप चलाया करते थे। और इन्हीं को देखते देखते हल्दीराम को भी बहुत कम उम्र से ही भुजिया बनाने में इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और दिन रात कड़ी मेहनत करके वो भुजिया बनाने की स्किल को मास्टर कर लेते हैं और अपने फादर के साथ भुजिया शॉप में बैठना शुरू कर देते हैं। कुछ सालों में ही हल्दीराम बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी ढूंढ लेते हैं, जहां मार्केट में इतने सारे भुजिया मेकर्स जो मोस्टली अपना भुजिया बेसन से प्रिपेयर कर रहे थे, वहीं पे हल्दीराम नोटिस करते हैं कि राजस्थान के लोगों को मोट की दाल बहुत पसंद है। इसलिए वो सोचते हैं क्यों ना बेसन और मोट की दाल को मिला के एक स्पेशल भुजिया तैयार किया जाए। और ठीक जैसा उन्हें पहले लगा था, बीकानेर के लोगों को ये भुजिया बहुत ज़्यादा पसंद आता है, लेकिन वो इस भुजिया को और भी ज़्यादा डिलीशियस बनाना चाहते थे, क्योंकि वो नोटिस करते हैं कि ये भुजिया थोड़ा थिक और सॉफ्ट था। लोगों के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाने के लिए वो इस भुजिया को थिन और क्रिस्पी बनाने का सोचते हैं, जिसके लिए उनको एक थिन बैटर तैयार करना पड़ेगा और एक ऐसा मैश ढूंढना पड़ेगा जिसमें और छोटे छोटे छेद हों। मार्केट में बहुत सारे मैश मेकर्स से बात करने के बाद वो फाइनली एक कस्टमाइज मैश तैयार करवा लेते हैं और बहुत महीनों के ट्रायल एंड एरर के बाद एक आइडियल बैटर बनाना सीख जाते हैं, जिसके बाद वो परफेक्टली थिन और क्रिस्पी भुजिया बनाना शुरू कर देते हैं। और ये भुजिया हल्दीराम के सेल में एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लाने में उनकी मदद करता है। इसी के साथ साथ इस नमकीन को और भी ज़्यादा पॉपुलर और स्टैंड आउट कराने के लिए वो इस नमकीन का नाम दंगर सेव वहाँ के बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर और वेल रिस्पेक्टेड महाराजा दंगर सिंह के नाम पर रख देते हैं, जिनसे उनके भुजिया को एक प्रीमियम पोजीशनिंग मिलती है और लोग इसे हायर प्राइस पे ख़रीदने के लिए भी खुशी खुशी राज़ी हो जाते हैं। बिजनेस अच्छा खासा इस्टेब्लिश हो गया था और सब चीज़ एकदम बढ़िया चल रहा था, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिससे उनका ये मेहनत से बनाया हुआ बिजनेस उनसे एक झटके में छिन जाता है। साल 1944 घर के औरतों के बीच खराब रिलेशन की वजह से फैमिली में एक डिस्प्यूट क्रिएट हो जाता है और 36 साल के हल्दीराम को अपने 3 बच्चों और बीवी के साथ घर से निकलना पड़ता है। और जो बिजनेस कल उनके सारे एक्सपेंसेस निकाल रहा था, आज वो उनको एक 40 कौड़ी नहीं दे पा रहा था। वो रातों रात रोड पे आ जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो अपने इमोशंस को साइड में रख के काम की तलाश में निकल जाते हैं और रोज़ की तरह और हर बार की तरह वो मार्केट में काम ढूंढने के लिए निकलते हैं कि तभी मार्केट में उनके पीछे से एक आवाज़ आती है। उन्हें लगता है कोई उनका नाम पुकार रहा है, इसलिए वो पीछे मुड़ते हैं और वो देखते हैं कि वो आदमी और कोई नहीं बल्कि उनका एक बचपन का दोस्त है। वो इमोशनल हो जाते हैं और अपने दोस्त को सारी बात बताते हैं। कुछ सालों पहले हल्दीराम ने अपने इसी दोस्त को 200 रुपये दे के उसकी मदद की थी और ये बात उसका दोस्त भूलता नहीं है। वो उसी पल हल्दीराम को 100 रुपये वापस कर देता है। हल्दीराम बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और उसी पैसे से सबसे पहले अपने रहने के लिए एक घर किराए पे ले लेता है और बिजनेस आइडिया सोचना शुरू कर देता है। मूंग दाल राजस्थान के लोगों के लिए एक रेगुलर डिश था और हल्दीराम की बीवी चंपा देवी बहुत ही अच्छा मूंग दाल बनाया करती थी। इसलिए हल्दीराम डिसाइड करते हैं कि वो बचे हुए पैसे से मूंग दाल का बिजनेस शुरू करेंगे, जिसके लिए वो घर के एक छोटे से जगह में एक किचन सेटअप करते हैं और मूंग दाल प्रिपेयर करने के लिए सारा आइटम मार्केट से ले आते हैं। जिसके बाद वो यानी कि हल्दीराम और उनकी बीवी चंपा
मूंग दाल का बिजनेस शुरू कर देते हैं और कुछ महीनों में ही उनका ये बिजनेस ठीक ठाक प्रॉफिट देना शुरू कर देता है। और इन्हीं सब के बीच हल्दीराम अब मूंग दाल के साथ साथ अपना भुजिया भी बेचना शुरू कर देता है और इनके भुजिया के अच्छे क्वालिटी के चलते एक बार फिर उनका ये भुजिया बीकानेर में पॉपुलर हो जाता है और कुछ ही समय में उनका वहाँ एक लॉयल कस्टमर बेस तैयार हो जाता है और अब वो बीकानेर में एक छोटे से भुजिया शॉप को स्टार्ट कर देते हैं। हल्दीराम का मेन फोकस अब अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने में था और 1955 में कुछ ऐसा होता है जो उनके लाइफ के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होता है। वो वेडिंग अटेंड करने के लिए कलकत्ता गए होते हैं और वहाँ जाने के बाद वो गेस्ट के लिए भुजिया प्रिपेयर करने लगते हैं। जब वो गेस्ट उनके भुजिया को खाते हैं वो भुजिया बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है और वो उसी वक्त हल्दीराम को बल्क ऑर्डर देना शुरू कर देते हैं। हल्दीराम उनके रिएक्शन को देख के एकदम सरप्राइज हो जाते हैं और कोलकाता जैसे बड़े शहर में बिजनेस एक्सपेंड करने का ऐसा मौका वो कैसे छोड़ सकते थे। वो डिसाइड करते हैं कि वो कलकत्ता में अपना बिजनेस एक्सपेंड करेंगे जहां उनके लिए कंपटीशन ना के बराबर था। हल्दीराम अपने छोटे बेटे रामेश्वर लाल और बड़े पोते शिव किशन अग्रवाल को बिजनेस एक्सपेंशन के लिए कलकत्ता भेजते हैं और वहां जाने के बाद वो दोनों वहां एक 8 फीट की दुकान से अपना भुजिया सेलिंग का बिजनेस शुरू कर देते हैं। शुरू में तो सेल बहुत कम आया करती थी लेकिन कुछ ही महीनों में उनका ये बिजनेस यहाँ भी ग्रो होने लगता है और दिन के 150 से 200 केजी ऑर्डर आना शुरू हो जाता है। कुछ सालों में ही कलकत्ता का यह बिजनेस बीकानेर के बिजनेस से भी ज़्यादा बड़ा और प्रॉफिटेबल बन जाता है। साल 1968 तक हल्दीराम के तीनों बेटे सेटल हो चुके थे। हल्दीराम का छोटा बेटा रामेश्वर लाल जो कलकत्ता का बिजनेस रन कर रहा था, तो एक बेटा सतीदास जो परिवार से हट के एक इंडिपेंडेंट शॉप खोल लेता है, तो वहीं उनका बड़ा बेटा मूलचंद को बीकानेर का ब्रांच शॉप दिया जाता है। हल्दीराम अब बूढ़े हो चुके थे और हर मारवाड़ी की तरह बिजनेस को बीच बीच में सुपरवाइज करने के लिए निकल जाया करते थे। हल्दीराम के बड़े पोते शिव किशन जो अपने अंकल रामेश्वर लाल के साथ कलकत्ता का बिजनेस संभाल रहे थे, वो डिसाइड करते हैं कि वो नागपुर में भी एक हल्दीराम का ब्रांच ओपन करेंगे, जिसके लिए वो नागपुर जाते हैं और वहाँ जाने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ के लोग गुजराती पेड़ा, मैसूर पाक और लड्डू जैसे स्वीट खाना बहुत पसंद करते हैं। वहाँ शिव किशन को एक अपॉर्चुनिटी दिखती है एक नए मिठाई काजू कतली को इंट्रोड्यूस करने का, जिसके बाद वो काजू कतली का फ्री सैंपल्स लोगों को देना शुरू करते हैं ताकि वहाँ के लोगों को उसका टेस्ट समझ आ सके। जो एक बार उनका ये काजू कतली टेस्ट कर लेता वो उनका रेगुलर कस्टमर बन जाया करता था। नागपुर में शिव किशन द्वारा एक और आउटलेट खोल दिया जाता है, लेकिन वो यहीं नहीं रुकते। वो एक दिन वहाँ के लोकल रेस्टोरेंट कीर्ति को विजिट करने पहुँचते हैं। वहाँ इडली डोसा के लिए इतनी भीड़ देख के एकदम सरप्राइज हो जाते हैं। नागपुर में साउथ इंडियन डिश की इतनी डिमांड देखकर शिव किशन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना नागपुर में ही एक रेस्टोरेंट खोला जाए जहां वो बीकानेर के फेमस स्नैक्स समोसा और कचौरी बेच सके। लेकिन इससे पहले उनको कस्टमर्स को लाना पड़ेगा, जिसके लिए वो शुरुआत में साउथ इंडियन डिश को बेचना शुरू करते हैं और फिर बाद में वो अपना समोसा और कचौड़ी लोगों को ऑफ़र करते हैं। और काजू कतली की तरह ही जो उनके इस डिश को एक बार टेस्ट करता वो इनका रेगुलर कस्टमर बन जाया करता था। शिव किशन अब अपने बिजनेस को नेशनल लेवल पे एक्सपेंड करना चाहते थे, जिसके लिए वो अपना लोकेशन इंडिया का सेंटर यानी दिल्ली को चुनते हैं और वो चाहते थे कि बिजनेस को दिल्ली में एक्सपेंड उनका छोटा भाई मनोहर लाल करे, जो पहले से ही बीकानेर के ब्रांच में काम कर रहे थे। साल 1982 मनोहर लाल दिल्ली पहुंचते हैं और वहाँ के मार्केट कंडीशन को देख के दंग रह जाते हैं। वो वहाँ के फेमस मार्केट चांदनी चौक पहुँचते हैं, जहाँ पे चारों तरफ अलग अलग प्रकार के स्नैक्स वेंडर भरे पड़े थे। उन्होंने पहली बार इतना ज़्यादा कंपटीशन देखा था, लेकिन एक अच्छा बात यह भी था कि वहाँ पे डिमांड भी बहुत ज़्यादा था। साल 1983 मनोहर लाल शिव किशन की हेल्प लेकर दिल्ली में अपना बिजनेस शुरू कर देते हैं। दिन रात की कड़ी मेहनत और बिजनेस एक्यूमेन के चलते मार्केट में अपना एक रेपुटेशन बिल्ड कर लेते हैं। लेकिन अगले साल ही एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है,
जब साल 1984 में दिल्ली में सिख राइट्स शुरू हो जाते हैं और उनके वर्कशॉप को आग में फूंक दिया जाता है, जिसके बाद सिर्फ 2 महीनों में उनका यह बिजनेस फिर से ज़ीरो पे आ जाता है। लेकिन वो हार नहीं मानते, वो एक बार फिर अपने भाई शिव किशन की मदद से बिजनेस को रीस्टार्ट करते हैं और मार्केट में अच्छे रेपुटेशन की वजह से उनका ये बिजनेस फिर से ग्रो होने लगता है। और इसी के साथ साथ वो अब बिजनेस को एक्सपेंड भी करने लगते हैं। बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए वो यहाँ और भी आउटलेट्स खुलवाने लगते हैं और इसके साथ ही साथ वो यहाँ 2000 स्क्वायर फीट का एक फैक्ट्री भी सेटअप करवाते हैं। बिजनेस में इतने एक्सपेंशन के बाद भी हल्दीराम्स अभी भी एक मीडियम साइज ब्रांड बना हुआ था, लेकिन शिव किशन और मनोहर लाल हल्दीराम को एक वर्ल्ड क्लास कंज्यूमर ब्रांड बनाना चाहते थे, जिसके लिए वो मार्केट एनालिसिस करना शुरू कर देते हैं और पाते हैं उस वक्त जितने भी फॉरेन ब्रांड्स जैसे पेप्सिको, केलॉग्स और नेस्ले वो पैकेज्ड और रेडी टू ईट फूड बेचा करती थी, जो जल्दी ख़राब भी नहीं हुआ करता था और जिसे एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बहुत ही आसान हुआ करता था। उनको यहाँ एक बहुत ही अच्छा मार्केट गैप दिखता है, क्योंकि उस वक्त कोई भी इंडियन ब्रांड ऐसा नहीं कर रही थी। अब हल्दीराम के प्रोडक्ट्स नागपुर और दिल्ली तक ही लिमिटेड नहीं रहता, क्योंकि वो अब बीकानेरी भुजिया और आलू भुजिया जैसे प्रोडक्ट्स का नाइट्रोजन पैकेजिंग कराना शुरू कर देते हैं, जिसके बाद इन प्रोडक्ट्स का सेल्फ लाइफ कुछ दिनों से बढ़कर कुछ महीनों तक हो जाता है और इन प्रोडक्ट्स को इंडिया के छोटे छोटे जगह में लॉन्च कर दिया जाता है। और लॉन्च के बाद इन प्रोडक्ट्स को अच्छा रिस्पांस मिलता है और धीरे धीरे करके रसगुल्ला, सोनपापड़ी, पिकल्स और कचौड़ी जैसे प्रोडक्ट्स को भी पैक्ड करके बेचना शुरू कर दिया जाता है। और ऐसे ही लिस्ट को लंबा करते करते आज हल्दीराम 400 से भी ज़्यादा पैक्ड प्रोडक्ट बेचती है। हल्दीराम अपने हर एक प्रोडक्ट का साइज़ अलग अलग रखती है ताकि वो हर परचेसिंग पावर वाले कंज्यूमर तक अपने प्रोडक्ट को बेच सकें और कलर साइकोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने प्रोडक्ट्स के पैकेट्स को ऐसा कलर देती है जो कंज्यूमर को उन प्रोडक्ट्स को ख़रीदने के लिए इंटाइज करें। और ऐसे ही बहुत सारे बिजनेस स्ट्रैटेजीज़ की मदद से आज हल्दीराम्स के प्रोडक्ट इंडिया के हर एक घर में यूज़ होते हैं और यहाँ तक यूके, यूएस और सिंगापुर जैसे बड़े बड़े देशों में इन हल्दीराम इंडियाज़ बिगेस्ट स्नैकिंग ब्रांड बन चुका है। तो ये थी हल्दीराम की पूरी कहानी। और अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा सा भी वैल्यू मिला हो तो अपने चैनल को ज़रूर से सपोर्ट करें और एल्गोरिदम के लिए इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।